होकर आप सभी लोग क्लास लेंगे। यदि किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में या किसी भी शब्द में डाउट आता है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, बाद में अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे वो डाउट, और आप लोग जो है उसे बाद में ज़रूर एक बार पूछेंगे उस डाउट को लेकर, है ना। फिलहाल ये आप लोगों के सामने जो दिख रहा है इसमें स्क्रीन पर, वो यूनिट नंबर 4 दिख रहा है, यानी डी पॉइंट को मैं यूनिट नंबर 4 से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो 4 में लिखा हुआ है वो सोशल एक्शन और सोशल आंदोलन और बुज़ुर्गों के साथ समाज कार्य के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमारा टॉपिक जो है आज का, ये टॉपिक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे सोशल वर्क विथ एल्डरली, ये शब्द देखो इसी पर। अभी हाल ही में आपका पेपर हुआ था, और पेपर हुआ था सोशल वर्क में। यदि मैं आपसे बात करूं तो यूजीसी नेट को 8 तारीख को, उसमें ना वृद्धावस्था से यानी बुजुर्गों से कई प्रश्न पूछे गए थे, है ना। कम से कम 3-4 प्रश्न पूछे गए थे, तो यानी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आप लोगों से फैक्ट भी बनेंगे। फैक्ट जैसे पूछ लिया, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष कब मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धों के लिए बेसिकली कौन कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम चलाए गए हैं, ये आप लोगों से देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे इसके संदर्भ में। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से कार्यक्रम है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, बुजुर्गों के साथ समाज कार्य, है ना। जैसे बच्चों के साथ कैसे सोशल वर्क काम करोगे, कैसे वृद्ध व्यक्ति के साथ आप समाज कार्य करोगे, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ फैक्ट भी रहेंगे, अप्लाइड भी रहेंगे, दोनों टाइप के। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 60 प्रश्न केजीएफ आने वाले हैं सोशल वर्क में, तो आप ये आइडिया मान के चलिए कि 1 या तो 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे इस आज के टॉपिक से, ठीक है। इसलिए आप लोग इसे बड़े ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, अच्छा, अगर आप वृद्ध व्यक्तियों के बारे में आप अगर अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आप सबको मैंने पहले भी बता रखा है, जब क्लियर करिएगा। गेरोंटोलॉजी। अरे व्हाट्स, तो यहाँ कहा गया है कि जब वृद्ध व्यक्तियों का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी। ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, मेडिकल सोशल वर्क में पूछा जा चुका है। जेरेंटोलॉजी से प्रश्न बेसिकली पूछा जा चुका है ना। वृद्ध लोगों के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। याद करिए, कॉपी पर नोट करिए इसे, जेरेंटोलॉजी, ठीक है। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी इसका नाम पूछा जाता है, जेरेंटोलॉजी, ठीक है। यह आयु बढ़ने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। आयु बढ़ने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है जेरेंटोलॉजी, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलाव शामिल होते हैं, ठीक है। वहीं वृद्ध लोगों से जुड़ी समस्याओं का जब आप अध्ययन करेंगे, समस्या का, मैंने आपसे यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, मैंने आपसे कहा कि आयु बढ़ने की प्रक्रिया का अध्ययन, ना, क्या बोला मैंने कहा आयु बढ़ने की प्रक्रिया का अध्ययन, तो उस प्रोसेस में आप लोग नाम लगाएंगे जेरेंटोलॉजी। आयु बढ़ने की प्रक्रिया में, है ना, प्रक्रिया का अध्ययन, प्रक्रिया का अध्ययन, जिसमें आप लोग शारीरिक, ठीक है, मानसिक और सामाजिक बदलाव, सामाजिक बदलाव बदलाव शामिल हो। इस प्रक्रिया को हम लोग साधारण शब्दों में बोल सकते हैं, क्या नाम? जेरेंटोलॉजी, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है। दूसरा एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वृद्ध लोगों से जुड़ी, है ना, वृद्ध
लोगों से जुड़ी समस्याओं के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, जरा रोग विदा, या विदा का मतलब होता है अध्ययन यानी स्टडी, जरा रोग अध्ययन, या आप इसे इंग्लिश में कहेंगे जीरोटोसिस शब्द से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, इस शब्द से। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कुछ कीवर्ड है। और यहाँ पर देख भी सकते हो कि बुजुर्गों के साथ समाज कार्य, जिससे जेरेंटिक, है ना, जेरेंटिक समाज कार्य के रूप में जाना जाता है, और वृद्धों को स्वतंत्र रूप से और सम्मान के साथ जीवन या जीने में मदद करता है। और इसी क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता कई तरह के मुद्दों पर मदद भी करता है। अब सोशल वर्कर यहाँ वृद्ध व्यक्ति के बारे में शारीरिक रूप से अध्ययन करेगा, मानसिक रूप से अध्ययन करेगा, सामाजिक बदलाव को लेकर अध्ययन करेगा। सोशल वर्कर एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में जब उसको रोग के संदर्भ में अध्ययन करेगा या स्टडी करेगा, चाहे वो शारीरिक रूप से उसके पास रोग हो, चाहे उसे मानसिक रूप से रोग हो, या समाज में कोई असामाजिक व्यवहार के आधार पर कर रहा हो या स्टडी, तो उस प्रक्रिया में आप जरा रोग अध्ययन का पार्ट अवश्य शामिल करेंगे। तो दो कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, एक था जरा रोग अध्ययन और एक था जरा विज्ञान, जिसको हम लोग जेरेंटोलॉजी कहते हैं। दो शब्द आप जरूर देंगे। बुजुर्गों को बेसिकली एजिंग कहा जाता है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। एजिंग शब्द जब आपको पेपर में दिख जाए तो तुरंत आपका दिमाग वृद्ध व्यक्ति के संदर्भ में चलना चाहिए, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ अगर हम शामिल करते हैं आप लोगों से, तो वृद्ध व्यक्तियों के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे एक देख सकते हैं भावनात्मक समर्थन, वृद्ध व्यक्तियों के लिए बेसिकली भावनात्मक समर्थन का होना अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता, यानी आप हैं सामाजिक कार्यकर्ता, आप अपने बारे में सोचें, और क्लाइंटों का मतलब हुआ यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए परामर्श और चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं। तो सोशल वर्कर वृद्ध व्यक्ति के अंदर जिससे भावनात्मक तरीके के अगर समर्थन देना है, उसे एक प्रकार से उसकी मदद करनी है, तो उस प्रक्रिया में उसकी काउंसलिंग और उसकी थेरेपी उन्हें प्रोवाइड कराया जा सकता है। सीबीटी एक थेरेपी होती है, आगे मेंशन किया गया है, बहुत लाभदायक होती है सीबीटी थेरेपी। किसके लिए? वृद्ध व्यक्तियों के लिए, है ना, सीबीटी थेरेपी। वहीं अगर बात कहते हैं तो अगर हम लोग तो दैनिक कार्यों के बारे में बात करते हैं, अगर हम लोग बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो दैनिक कार्यों के संदर्भ में दैनिक कार्य क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता दैनिक कार्यों में मदद कर सकते हैं। दैनिक कार्य का मतलब होता है डेली लिविंग की एक्टिविटी, जो प्रतिदिन की एक्टिविटी होती है उसको दैनिक कार्य कहा जाता है ना, उसमें भी मदद कर सकते हैं, ठीक है। और जिससे देख सकते हैं मेल प्राप्त करना और ग्राहकों को या क्लाइंटों को नए स्वास्थ्य निदान के साथ समायोजित होने में मदद करना, ताकि वो और जो क्लाइंट हैं, जो और लोग हैं, उनके साथ वो एडजस्ट हो सके, है ना, समाज में सही तरीके से वो बिहेवियर यानी व्यवहार को वो कर सके, है ना। तो इसलिए दैनिक कार्यों पर भी सोशल वर्कर को फोकस करना चाहिए एडीएल वाले एक्टिविटी में। अगर हम बात कर रहे हैं वृद्ध व्यक्ति के संदर्भ में, तो दैनिक कार्य ना दो जगह यूज होता है, एक वृद्ध व्यक्ति वाले में यूज होता है, दूसरा जो यूज होता है दैनिक कार्य वो बच्चों में यूज होता है, ठीक है। तो शैशवावस्था हो या बाल्यावस्था तक आप केवल मान के चलिएगा, एक वृद्धावस्था और एक बाल्यावस्था और शैशवावस्था, ठीक है। इन तीन अवस्थाओं में आप कह सकते हो कि दैनिक कार्य को खासकर देखने का प्रयास जो है किया जाता है मेडिकल सोशल वर्कर के द्वारा। बाकी किशोरावस्था हो गया, युवा अवस्था हो गया, उनमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है एडीएल का मतलब होता है डेली लिविंग एक्टिविटी, ठीक है, एडीएल। आगे हम बात करते हैं, एक और पार्ट यहाँ पे शामिल होता है देखभाल समन्वय, है ना। यहाँ केयर के आधार पे देखभाल की बात की जा रही है ना, उसके आधार पे समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन या एक प्रकार से सामंजस्य कहा जाता है समन्वय को। तो सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है कि क्लाइंटों को या उसकी देखभाल की टीम, जैसे टीम का मतलब होता है दल, यूनिट ग्रुप के माध्यम से आप कर रहे हो या कम्युनिटी के माध्यम से कर रहे हो, तो टीम। तो सामाजिक कार्यकर्ता क्लाइंटों की देखभाल टीम या दल का समन्वय कर सकते हैं,
जिसमें घरेलू सहायता भी शामिल हो सकता है, चिकित्सा देखभाल भी शामिल हो सकता है, व्यावसायिक या आप कह लीजिए पेशेवर, बात दोनों एक होता है, व्यावसायिक और अन्य शामिल क्रियाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे देखभाल के आधार पर अगर मैं बात करूं तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए घरेलू मदद या घरेलू सहायता के परिप्रेक्ष्य के आधार पे भी आप उसकी मदद कर सकते हो, और चिकित्सा देखभाल के आधार पे भी मदद कर सकते हो, और व्यावसायिक एक्टिविटी में भी, मनोरंजनात्मक एक्टिविटी में भी आप यहाँ पर उसकी मदद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है एडवोकेसी, मतलब वकालत। सामाजिक कार्यकर्ताओं और क्लाइंटों की वकालत कर सकते हैं और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने में मदद भी कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो आप वहाँ पे एक मेडिटर के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं उनकी समस्या का समाधान के दृष्टिकोण में। ठीक है, एक होता है परिवार का समर्थन। तो सामाजिक कार्यकर्ता परिवारों को सलाह दे सकते हैं कि वे अपने वृद्ध प्रियजनों को किस प्रकार सर्वोत्तम सहायता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल बेसिकली परिवार में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। जो संयुक्त परिवार है वो एकल परिवार की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी वृद्ध व्यक्ति की देखभाल के लिए या उनकी समस्याओं के लिए एक अहम रोल अदा हो सकता है, या एक अहम रोल वहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स थे। अब परीक्षा में सवाल आपको किस तरीके से पूछा जाएगा, इसमें आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप सबसे परीक्षा में सवाल शामिल हुआ तो ये शामिल होगा कि बताइए सामाजिक कार्यकर्ता किस तरीके से वृद्ध व्यक्तियों की मदद कर सकता है, किस तरीके से, पेपर में। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन में जो रहेगा, एक तो सामाजिक कार्यकर्ता उनको भावनात्मक तरीके से मदद कर सकता है, दूसरा एडीएल की एक्टिविटी से सामाजिक कार्यकर्ता वृद्ध व्यक्तियों की मदद कर सकता है। ठीक है, तीसरा आप ये कह सकते हो कि देखभाल के माध्यम से भी एक वृद्ध व्यक्तियों की मदद कर सकता है, और मेडिटर या मध्यस्थता या वकालत के माध्यम से भी सामाजिक कार्यकर्ता वृद्ध व्यक्तियों की मदद कर सकता है, और परिवार का समर्थन करके, है ना, परिवार की मदद करके। ठीक है, परिवार की मदद का मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको पैसे देकर मदद कर रहे हो, नहीं, परिवार की काउंसलिंग करके, है ना, परिवार की काउंसलिंग करके आप वृद्ध व्यक्तियों की मदद कर सकते हो। ये आपका रोल है इस दृष्टिकोण में, है ना। अब ये पेपर में सवाल आया हुआ था, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल या कॉन्सेप्ट के आधार पर सवाल बनाए जाने का प्रयास किया जाता है इस टॉपिक के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ कोई फैक्ट नहीं है, प्रश्न सिंपल पूछेगा कि बताइए आप कैसे मदद करेंगे उनकी, है ना। तो ये पॉइंट्स आपको देखने को वहां पर ऑप्शन में मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जीवन के अंत में देखभाल। सामाजिक कार्यकर्ता जीवन के अंतिम चरण में देखभाल की योजना बनाने में मदद कर सकता है। बुजुर्गों के साथ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर कई तरह के सैद्धांतिक और पद्धतिगत दृष्टिकोण का इस्तेमाल भी करते हैं। हम मेडिकल सोशल वर्कर हैं, हम लोग करते क्या है कि पद्धति का प्रयोग कर देते। पद्धति का मतलब ये हुआ कि अगर क्लाइंट को ग्रुप के माध्यम से काम करना चाहते हो, जैसे एक ग्रुप बना रहे हो, वहाँ पे कॉमन समस्या है वृद्ध व्यक्तियों की, तो उसमें कई वृद्ध व्यक्ति हैं, तो वो पद्धति के आधार पे कर सकते हो। इनकेस अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति, उसकी समस्या का समाधान कर रहे हो, तो आप उस पर केस वर्क की पद्धति लगाकर उसकी मदद कर सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब होता है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक का मतलब ये सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि सोशल केस वर्क में, सोशल ग्रुप वर्क में, सोशल कम्युनिटी वर्क में और समाज कार्य में, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। ठीक है, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, आत्मनिश्चय का सिद्धांत, है ना, स्वीकृति का सिद्धांत इत्यादि सिद्धांत है। बहुत सारे टेक्निक्स भी हैं, बहुत सारी प्रणालियाँ भी हैं, ठीक है, उपकरण भी हैं, उनका प्रयोग करके उन वृद्ध व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस माध्यम से भी सामाजिक कार्यकर्ता कार्य कर सकता है उन व्यक्तियों के साथ। आगे कहता है जैसे कि सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी बड़ी फेमस थ्योरी रही है, लुंड विन वार्टा लाम्फी के द्वारा सन 1940 में दिया गया था। पेपर में सवाल आया हुआ था एक बार कि आप बताइए सिस्टम थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। सर जॉन डबलप द्वारा दी। नो 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 नो, जॉन डबलप के द्वारा सिस्टम थ्योरी नहीं दी गई है। ठीक है, सिस्टम थ्योरी दी गई है वो थ्योरी
लुंडविन बार्टालैम्फी के द्वारा दी गई है 1940 में। ठीक है, याद कर लीजिएगा भाई, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। सिस्टम थ्योरी, सर इसको जरा लिख दीजिए जरा इनका ओके, नाम। सिस्टम थ्योरी, बिल्कुल बिल्कुल लिखता हूं सर, ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट, देखिए यहां पे सिस्टम थ्योरी। ठीक है, ऐसे पेपर में नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब इस सिस्टम थ्योरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये फील्ड ऑफ स्टडी या क्षेत्रों का अध्ययन पर बेसिकली खास करके फेमस माना जाता है। सन 1940 में, है ना, लुंड, ठीक है, वॉन वार्टालाम्फी ने इस थ्योरी को दिया था। कब दिया था? 1940 में ये थ्योरी आई थी। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, बड़े ही फेमस पर्सन रहे हैं सिस्टम थ्योरी में बार्टालैम्फी महोदय। और इन्होंने सन 1968 में 1968 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया और उस पुस्तक का नाम रखा जनरल सिस्टम थ्योरी। जनरल सिस्टम थ्योरी 1968 में, है ना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि समाज और विज्ञान में जटिल प्रणालियों के बारे में, अंतः विषयों के बारे में जब अध्ययन होता है तो वो इसी थ्योरी में होता है ना, इसी थ्योरी में होता है। इसका मकसद ये है कि अलग अलग विषय जैसे भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान के बीच की सीमाओं को पार करना या उन सभी चीज़ों के बारे में सही तरीके से यह स्टडी करना, उसके बारे में दर्शाता है ये सिस्टम थ्योरी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इस थ्योरी के अंतर्गत ध्यान रखना होगा। आगे कहता है कि यहाँ पर थ्योरी और ताकत की दृष्टि, ताकत मतलब एक प्रकार से पावर, सत्ता, अथॉरिटी आप कह सकते हो। उन्हें उन चिकित्सा स्थितियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जो वृद्धों को प्रभावित करती है, जैसे कि मनोभ्रंश और अल्जाइमर रोग। परीक्षा में यूजीसी नेट की बात बता रहा हूँ, एक बार सोशल वर्क में पेपर में सवाल आया था और पूछ लिया कि वृद्ध व्यक्तियों के संदर्भ में रोग का नाम बताना था हमें, रोग का नाम, और वहाँ पर यही रोग शामिल किया गया था, अल्जाइमर रोग, है ना, अल्जाइमर रोग। बाकी जो और ऑप्शन में थे वो एलिमिनेट हो गए थे। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि मनोभ्रंश बहुत कम आता है, देखने को मिलता है परीक्षा में, जितना ज़्यादा अल्जाइमर रोग मिलता है। तो आप लोग अल्जाइमर रोग जरूर ऑप्शन में रखेंगे, है ना, अल्जाइमर रोग। कहीं कहीं इससे अगर मैं बात करता हूँ तो सिनाइल डिमेंशिया के नाम से भी जाना गया, है ना, सिनाइल डिमेंशिया, ये शब्द भी पेपर में अगर आ जाए तो भी आप कह सकते हो कि एजिंग शब्द ढूंढना, एजिंग का मतलब वृद्ध व्यक्ति वाला ढूंढना, आपको आसानी से मिल जाएंगे। बेसिक मनोभ्रंश तो सब डिमेंशिया ही है ना। हाँ, उसी को मैंने कहा नहीं कि कभी कभी इसको इस नाम से भी पूछा जाता है, सिनाइल डिमेंशिया, वही शब्द है ना। जी। तो मेरे कहने का आशय ये है कि आपको बता दें, हाल की घटनाओं को भूल जाना या इसका प्रारंभिक संकेत माना जाता है। इसके बाद बढ़ता भ्रम या मानसिक कार्यों में हानि या भाषा का उपयोग करने या समझने या दैनिक कार्यों को करने में समस्या होने लगी। वृद्ध व्यक्तियों को, जिसे कोई दैनिक कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने में अब समस्या हो रही है उनको, है कि नहीं। मान लीजिए भाई अब वो चीज़ें नहीं रही कि जो उनके युवा अवस्था में वो चीज़ें याद हुआ करती थी, अब वो वृद्ध हो गए हैं तो अब वो चीज़ें याद नहीं रहती है उनको। ये लक्षण है एक प्रकार के, उनके फीचर हैं एक प्रकार के, चीज़ों को, घटनाओं को भूल जाना। तो वो क्रियाएं बेसिकली किसको दर्शाती हैं? अल्जाइमर रोग को दर्शाती है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। भूलने के रोग को हम ये बात कह सकते हैं कि वो अल्जाइमर रोग है ना, अल्जाइमर रोग है। अब वृद्ध व्यक्ति है भाई, जाहिर सी बात आप सोच समझ सकते हैं कि उस चीज़ों में धीरे धीरे
मस्तिष्क का क्षीण होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसी अवस्थाएं बढ़ती हैं तो मस्तिष्क का क्षीण होना शुरू हो जाना, है ना। तो मस्तिष्क क्षति या गतिविधि में व्यवधान अगर आप लोगों को दिख जाए कहीं पर शामिल शब्द, तो ढूंढना वहां पर अल्जाइमर रोग। और किस व्यक्ति के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में ये भी ढूंढ सकते हो वृद्ध व्यक्ति का नाम। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। लाखों लोगों को भूलने की बीमारी है, ये बात नहीं है, परंतु खासकर अगर मैं बात करता हूं तो वृद्ध व्यक्तियों में ये चीजें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनकर आया भी है और पूछा भी गया है अल्जाइमर रोग को लेकर, है ना। आगे बढ़ते हैं। बुजुर्गों के साथ समाज कार्य में काम किए जाते हैं। अब देखो, आप प्रैक्टिकली के आधार पे काम कर रहे हो, है ना। यहाँ आज अगर आप सीख लोगे तो केजीएमयू में आप उन लोगों के साथ इस तरीके से स्टडी करोगे। तो अगर कोई वृद्ध व्यक्ति आता है तो आप क्या करना, पहले उनकी केस स्टडी लेने का प्रयास करना, उनकी समस्या जानने का प्रयास करना, यानी सामाजिक मानसिक रूप से आप उसकी जो भी चीज़ें आ रही है उसका अध्ययन करना। तो उस क्रिया का आप फॉलो कर रहे हैं जेरोंटोलॉजी का। यदि वहीं जब अध्ययन करते हुए आपको एक बीमारी दिख जाए, अल्जाइमर टाइप की बीमारी, तो उस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेना, तो वो क्या बन जाएगा, जरा रोग विदा या जरा रोग अध्ययन बन जाएगा। ठीक है, दो शब्द क्लियर हुआ। और भूलने के संदर्भ में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए किससे संदर्भित है, तो वृद्ध व्यक्तियों का नाम वहां पर मेंशन कर देना। आगे बढ़िए। वृद्ध या बुजुर्गों और उनके परिवारों की देखभाल करने वालों के बीच में संबंध मजबूत करना है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था, परिवारों का समर्थन, है ना। तो आपको काम कैसे करना है, काम करना है परिवारों की देखभाल करने वाले के बीच में और बुजुर्गों के साथ में जो संबंध है उसको मजबूत करने का प्रयास करना। तोड़ने का प्रयास मत करना कि भैया हम इसको जो है अलग कर दें, नो, जोड़ने का प्रयास करना, उनको एकीकरण करने का प्रयास करना, ताकि वृद्ध व्यक्ति का जो जीवन है वो सही तरीके से व्यतीत हो सके। ठीक है ना। बुजुर्गों के परिवार की देखभाल करने वालों को लक्ष्य की पहचान करने और प्रगति में शामिल करना। ठीक है, सिंपल सी बात है। परिवारों की देखभाल करने वाले जो भी आपके पास टारगेट है, जो भी आपने गोल बनाया है, उस गोल के आधार पे आपको कार्य करना है। अब गोल तो यही है कि हम परिवार की मदद करें। ठीक है, उन वृद्ध व्यक्तियों की जो समस्या है उस समस्या का निजात करें या समाधान करें, यह हमारा गोल हो सकता है। ठीक है, फिर बुजुर्गों के साथ मानवीय गरिमा और मूल्यों का सम्मान करना है ना। ये नहीं कि ये वृद्ध व्यक्ति हो गया तब हमें इसके व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहिए, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये दृष्टिकोण आप लोगों के लिए निगेटिव परिप्रेक्ष्य बन सकता है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। आपको पॉजिटिव दृष्टिकोण में सोचना है ना, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, है ना, सेवार्थी कोई भी हो, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, महिला हो, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो। ठीक है, पॉजिटिव दृष्टिकोण आपको दर्शाना है। आगे, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार से निपटने के लिए कानूनी और चिकित्सकीय हस्तक्षेप की व्यवस्था करना। ठीक है, जो भी कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसमें भी उनकी मदद करना। और चिकित्सा मतलब होता है मेडिकल लाइन में हस्तक्षेप का मतलब होता है इंटरवेंशन, एक प्रकार का एक अध्ययन की प्रक्रिया, उसकी व्यवस्था करना, ताकि उसकी सही तरीके से जांच हो सके, चेकअप हो सके, है ना, वृद्ध व्यक्ति की, ताकि उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सके, उसकी भी व्यवस्था करना एक मेडिकल सोशल वर्क का हक बनता है या उत्तरदायित्व बनता है उसका। ठीक है, बुजुर्गों को अपनी ताकत पहचानने में मदद करना। और सही बात है, बुजुर्ग व्यक्ति बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। बुजुर्गों को परिवार, समुदाय और अन्य बुजुर्गों के साथ अच्छे संबंध बनाने में भी मदद करना, ये आप लोगों का काम होगा मेडिकल सोशल वर्क में, केजीएमयू में, यदि सिलेक्शन हुआ तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसी पे आधारित प्रश्न ही बनाए जाते हैं इसी टाइप से। बुजुर्गों के साथ मानसिक स्वास्थ्य और वित्तीय का मतलब होता है फाइनेंस, और राजनीतिक विचारों को ध्यान में रखना है ना। मतलब ऐसे नहीं कि भाई आप उनको डिमोटिवेट करना, यदि वो मान लीजिए राजनीतिक विचारों पर अपने कुछ स्टेटमेंट या टिप्पणी कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप भी उस पर वहाँ पर तर्क वितर्क कर सकते हो उनसे। ठीक है, उनके विचारों को भी आप ध्यान में रखना होगा। और साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के बारे में भी देखो। अब यहाँ पे बात आई एक वित्तीय को लेकर, इसका मतलब ये कि पैसे थोड़ी ना देना है। यहाँ पर सरकार के द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं जहाँ पे उनको फंड मिलता है। ठीक है, उस योजनाओं से उनको रूबरू करवाना है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान में रखना आप लोगों को।
ठीक है। साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए शैक्षिक और सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना है। अब आप सोच रहे हो कि बुजुर्ग व्यक्ति है तो भाई इसको क्या पढ़ाए जाएंगे, नहीं। शैक्षिक कार्यक्रम का आशय का मतलब ये है मेरा, मैंने आपको पहले बता रखा है कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, है ना। तो एजुकेशन का माध्यम यह है कि आप उनको कॉपी किताब को लेकर नहीं कि भाई इसी आधार पे हमें बात करनी, नहीं, आप प्रैक्टिकली बात कर सकते हैं। आप उनको जैसे सिग्नेचर करना भी सिखा सकते हैं, और भी एजुकेशन के आधार पे बहुत सारी बातें हैं। आप किताबी के माध्यम से योगा वाला ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे योगा करना, तो योगा करने से क्या होता है कि वृद्ध व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा, तो आप वहाँ पर शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से ये चीज़ें भी वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो शैक्षिक कार्यक्रम और सार्वजनिक जागरूकता इत्यादि जैसे कार्यक्रमों का आप आयोजन करके वृद्ध व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास आप जरूर करेंगे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ केवल देखो, जानते हो आप सब चीज़ें, लेकिन अब मैं आपको केवल एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि अगर परीक्षा में सवाल आता है तो इस दृष्टिकोण से ही आप लोगों को सोचना होगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। आगे देखिए, बुजुर्गों के साथ समाज कार्य करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये बातें ध्यान में रखनी होगी। जब आप उनके साथ काम करोगे तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी, ये भी ध्यान में सुन लो। जैसे एक बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी उनके लिए कि मानवीय गरिमा और मूल्यों का उनका सम्मान करना, परिवार की देखभाल करने वालों के साथ सम्मानजनक और देखभालपूर्ण तरीके से उनको पेश आना उनके साथ, है ना। कोई भी इरिटेशन वाला बिहेवियर नहीं आप उनके सामने प्रकट करेंगे। देखिए, वो कर सकते हैं आपके साथ असामाजिक व्यवहार, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे, नहीं। आप उनको समझाओ और कोशिश करो कि वो आपकी बातों पर आ जाए, यानी आपके साथ उनका घनिष्ठ संबंध बन जाए, ताकि आप उनके साथ अच्छे से काम कर सकें, है ना। तो ये चीज़ें करना, ये आपका हक बनता है, आपका ये उत्तरदायित्व और कर्तव्य बनता है, आपको ऐसा करना चाहिए। परिवार की देखभाल करने वालों के लक्ष्य की पहचान करने और उनकी प्रगति को भी शामिल करना होगा। परिवार भी वहाँ पर बहुत अहम रोल अदा करता है, इसलिए परिवार को भी आप जरूर जोड़ेंगे उसके अंतर्गत, ठीक है। वृद्धावस्था, देखिए यहाँ पर वृद्धावस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं आपको। जब किसी व्यक्ति की उम्र मानव जीवन की औसत आयु के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम वृद्धावस्था या बुढ़ापा कहते हैं। वृद्धावस्था एक प्राकृतिक घटना है, ये देखो सभी को आना है, मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है, ठीक है। ये सबको, इस अवस्था से सभी को गुजरना है, ठीक है। और इस दौरान शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, कम होने लगती हैं, और शरीर के अंगों की जो कार्य क्षमता होती है वो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाती है, गिरावट आने लगती है ना। वृद्धावस्था में लोगों को कई तरह की समस्याएं भी हो जाती हैं, ये बात आप लोगों ने भी जानते हो। अब वृद्धावस्था की बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो 60+ जो है इसकी आयु भी मानी जाती है, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। इनकेस अगर आपसे पूछ ले एज को लेकर, तब आपको ये चीज़ें बतानी होंगी। वृद्धावस्था में लोगों को रोग लगने की आशंका ज़्यादा रहती है, क्योंकि देखो कोशिकाएं धीरे धीरे क्षति कर रही हैं, है ना, कार्य क्षमता में गिरावट हो रही है। तो हो सकता है, मे भी होता भी ऐसा है कि विभिन्न प्रकार के रोग भी बेसिकली क्या होते हैं, जकड़न या एक प्रकार से आशंका बनी रहती है कि वो रोग हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद वृद्ध लोगों में जो है पुनर्योजी क्षमता कम हो जाती है। ये जानते हैं पुनर्योजी एक शब्द यहाँ पे जो शामिल किया गया है, ये शब्द का इस्तेमाल बेसिकली औद्योगिक क्रियाओं में किया जाता है ना, औद्योगिक क्रियाओं में किया जाता है, खासकर जैसे किसी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो तीव्र गति को दर्शाना या रिपीटेशन को दर्शाना, उस शब्द को बोला जाता है पुनर्योजी शब्द, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, क्रियाओं को तीव्र गति से करने वाले को बेसिकली धीरे धीरे उसकी क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, यहाँ पर ये चीज़ें दर्शाई गई है। वृद्धावस्था में शरीर के कई अवयव होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स होते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं, ठीक है। घुटनों की बात करते हैं, घुटनों की जो बोन होती है, हड्डियाँ होती है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, चलने फिरने में प्रॉब्लम आ जाती है उनको, है ना। बहुत सारी जगह जो उनकी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। फिर वृद्धावस्था में त्वचा पर जो है झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, है ना, ये भी बात आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। वृद्धावस्था में लोगों का जो है अंधत्व, दांत गिरना, अंधत्व का मतलब होता है अल्प दृष्टि, मतलब वो धीरे धीरे जो आँख की रोशनी होती है वो कम हो जाती है और दांत टूटने लगते हैं, है ना, गिरने लगते हैं दांत, और सुनाई कम देने लगता है। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो वृद्धावस्था में देखने को मिलती हैं।
और वृद्धावस्था में लोगों को सेवानिवृत्त और निसंगतता और वयोवाद से जुड़ी सामाजिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, आप देखते हो जो सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायरमेंट वाला क्रिया। ठीक है, वहाँ पे रिटायरमेंट वाली क्रियाएं भी वृद्धावस्था में शामिल हो जाती है। 60 प्लस के बाद रिटायरमेंट भी शामिल किया है गवर्नमेंट सरकार ने। ठीक है। और निसंगतता का मतलब समझते हैं, एकाकी भावना, है ना। एकाकी भावना बेसिकली एक एकाकी, जैसे संयुक्त परिवार है, अब अलग हो गया तो परिवार का खंडन हो गया, अलगाव हो गया, तो वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। तो निसंगतता, वहाँ पे निसंगत, संग का मतलब होता है यूनिटी के रूप में, और निसंगतता एक अपोजिट शब्द है उसका, एकाकी के रूप में। ठीक है। वयोवाद, वयो जो शब्द है वो वृद्ध व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। वयोवाद को एजिम कहा जाता है। ठीक है, एजिम कहा जाता है। वयोवाद वय के आधार पर व्यक्तियों या समूह के विरुद्ध भेदभाव शब्द को दर्शाता है। क्या होता है कि लोग जो है वृद्ध व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने लग जाते हैं ऐसी परिस्थिति में। तो इस तरीके की क्रियाएं सामाजिक समस्या में, या एक प्रकार से हम लोग कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम बेसिकली वृद्ध व्यक्तियों में देखने को मिलती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें भी आप यहाँ पर आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। भारत में 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है भारत में, और ये बात सही भी है, गवर्नमेंट ने अधिनियम में भी कहा है। केंद्र सरकार ने साल 1999 में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई। कब? 1999 में। अभी हम इस पर भी बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है, आगे। अच्छा, ये तो जेरेंटोलॉजी है, मैंने अभी आपको बताया भी था। आयु बढ़ने की प्रक्रिया का अध्ययन बेसिकली जेरेंटोलॉजी का पार्ट है, यहाँ पर मेंशन है, आप इसको देख भी लेना। और जब मैं उसके रोगों के बारे में अध्ययन कर रहा होता हूँ तो उस क्रिया में आप कह सकते हो कि जीरोटिक्स शब्द भी या जीरोटिक थेरेपी भी शामिल की गई है। जब आप रोगों का अध्ययन करते हैं, समस्या या विकार का मैनेजमेंट करते हैं, विकार का मतलब डिसऑर्डर होता है, यानी प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये चीज़ आप कह सकते हो, तो वहाँ पर हम कहते हैं जियोटिक्स, है ना, जियोटिक्स शब्द। तो ये देखो थोड़ा सा इंग्लिश शब्द यूज़ किया गया है, इस शब्द को भी आप लोगों को ध्यान में रखना। बड़े इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि अभी यूजीसी नेट का 8 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें 3-4 प्रश्न देखने को मिले थे वृद्धावस्था से। ठीक है, और ये उसी के आधार पे मैंने बनाया है केजीएमयू की पीडीएफ। अब आप देखिए वृद्ध व्यक्तियों की कुछ समस्याएं। एक शारीरिक दुर्बलता, बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो। आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति और शरीर शिथिल हो जाता है, ये बात आप जानते हो। ज्ञान इंद्रियां उनकी कमजोर होने लगती है, आंखों से कम दिखने लगता है, दांत जो है बेसिकली गिरने लगते हैं, और कान से उनको कम सुनाई देता है। इस तरीके की जो समस्याएं बेसिकली देखने को मिलती है, वो आप कह सकते हो कि वो शारीरिक दुर्बलता है, वो शारीरिक समस्याएं हैं। ठीक है, बीपी की बीमारी, रक्तचाप हो गया है ना, पाचन क्रिया की बीमारी, ठीक है, इत्यादि प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो शारीरिक के अंतर्गत देखने को हमें मिल जाता है। उसके बाद एक आता है मानसिक रोग के संदर्भ में, देख सकते हो आप लोग, अस्वस्थता और शारीरिक छीड़ता मतलब होता है एजिंग शब्द को दर्शाता है। मानसिक रोग बहुत कुछ साथ साथ चलते हैं। शरीर के कमजोर पड़ने के बाद बुढ़ापे की जो अनुभूति ही व्यक्ति में मानसिक निराशा का संचार हो जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होने लगती हैं और उनकी जो कार्य क्षमता होती है कार्य करने की, वो धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, यानी कम होने लगता है। तो उस प्रक्रिया में भी ये चीज़ें कह सकते हो कि मानसिक रोग या मानसिक बीमारियां भी एक प्रकार की समस्या है। अकेलेपन की समस्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड है ये, बार बार बताता हूँ आपको, कारण सोशल वर्क में ये खास कर पूछा जाता है कि जो अकेलेपन की समस्या है वजह क्या बना। जैसे परिवार, यहाँ मुख्य भूमिका परिवार का होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जैसे संयुक्त परिवार की जगह केंद्रक परिवारों की संख्या में वृद्धि होने का आरंभ होता है, तो परिवार की युवा सदस्य विवाह के बाद अपने माता पिता के साथ रहना ही पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, जो कि ये गलत बात है ना। तो संयुक्त परिवार में रहना चाहिए, और ये आप लोगों को मोटिवेट भी करना है इस प्रक्रिया को। ठीक है, एकाकी परिवार बेसिकली क्या करता है कि वहाँ पे बच्चों के भी देख रेख में थोड़ा सी दिक्कतें आने लगती है, और उसके साथ ही साथ जो हमारे बुजुर्ग होते हैं परिवार में, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि संयुक्त परिवार बहुत अच्छा परिवार माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है इस सवाल को लेकर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रिया पर, आर्थिक असुरक्षा की स्थिति। और जाहिर सी बात है ना, वृद्ध व्यक्ति
क्या करता है, वहाँ पे आर्थिक असुरक्षा की स्थिति वहाँ पर बेसिकली वृद्ध व्यक्तियों के लिए उत्पन्न हो जाती है। अब लोग अलग होकर अपने परिवार चला रहे हैं, है ना, सिंपल सी बात है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान कोई नहीं रख रहा है। तो उस प्रक्रिया में इसे बताया गया कि एक प्रकार की ये जो स्थिति है वो वृद्ध व्यक्तियों के लिए समस्या है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए। तो वृद्ध लोगों को प्रायः आर्थिक सुरक्षा संबंधित तनाव का भी सामना करना पड़ जाता है। पारिवारिक आय कम होने लगती है क्योंकि वो अलग हो चुके हैं। परिवार के लोग या बुजुर्गों को प्रायः भार स्वरूप देखने लगते हैं। ठीक है, अच्छा 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन खूब अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद सच ये सत्य बात है ना, ये साइकोलॉजिकल अगर आप गूगल भी करोगे तो ये सच बात है कि उनको भार की परिस्थिति में लोग देखने लगते हैं बुजुर्ग व्यक्तियों को, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं, आपने MSW किया है और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे काम करेंगे इस एरिया में अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो, है ना। आगे हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या। बुजुर्ग जनों को संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या का भी सामना करना पड़ता है, और ये बात मैंने अकेलेपन में भी आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। ठीक है, आगे कहा गया है कि उचित देखभाल की समस्या। जिस परिवार में कई सदस्य होते हैं वहाँ तो भाई बड़े बुजुर्गों की देखभाल ठीक तरीके से हो जाती है, ये बात आप जानते हो। लेकिन जहाँ एकाकी परिवार है उस स्थिति में जब घर के सदस्य चले जाते हैं अपने जॉब पर या कोई भी किसी फंक्शन या प्रोग्राम में, तो वहाँ बुजुर्ग लोगों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। तो उस परिस्थिति में आप ये कह सकते हो कि कभी कभी बड़ी बाधा का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार की समस्या का पार्ट प्रस्तुत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, मनोरंजन की समस्या। देखिए, परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल, है ना, परंपरागत रूप से परिवार में विविध उत्सव होते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्सव हो गए, कार्यक्रम हो गए, समारोह हो गए, उनका आयोजन से वृद्ध सदस्यों को अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने का अवसर मिल जाता है। ये बात हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। पड़ोसियों और मित्रों के बीच भी वृद्धों की दिनचर्या सरलता से पूरी हो जाती है। आज क्या हो गया, उत्सव समारोह की जगह परिवार में टेलीविजन आ गया है ना। टेलीविजन तो छोड़ो, अब तो ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, इसकी जगह क्या आ गया है, फोन आ गया है ना। एक रील अगर आपने चलाया तो स्क्रॉल करते रहो, 2 घंटे बीत जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। और इस प्रक्रिया में आप भूल जाते हो, है ना, हमें क्या काम करना है या हमारा क्या गोल है, क्या लक्ष्य, ये भूल जाते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि टेलीविज़न जो है मनोरंजन का एकमात्र साधन रह गया है। देखने सुनने की शक्ति भी बेसिकली क्या हो रही है, कमज़ोर होने के कारण वृद्ध जन टेलीविज़न का भी अपनी इच्छा अनुसार उपयोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, कारण देख लो, बच्चों के अध्ययन के नाम पर उनके माता पिता के द्वारा भी वृद्धजनों के लिए टेलीविज़न की सुरक्षा देना आवश्यक नहीं समझा जाता, मतलब नहीं समझा जाता है। टेलीविज़न छोड़ो, आजकल बच्चों के लिए क्लासेस भी जो होती है ऑनलाइन होने लगी है। जैसे कोविड-19 में शुरू हुआ था, बंद हो गया था स्कूल वगैरह, तो वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी, है ना। बच्चे पढ़ते कम है, वहाँ पे गेम शुरू कर देते हैं, है ना, गेम देखने लगते हैं। अच्छा, बच्चों को तो मैं बता दूं भाई कि फ़ोन मत दिया करो। ये देखो, ज़रूरी नहीं आप लोग तो, मैं तो देखा भी हूँ, एक फेसबुक पे रील आ रही थी, वो बच्चा ना उसी तरीके से पबजी का गेम खेल रहा था, वो एक्टिविटी भी उसी तरीके से कर रहा था वो, है ना। वो भी एक बार और देखा था उसमें, तो एक लड़के की जो आँख थी वो उभर आई थी पूरी, बड़ी बहुत दयनीय स्थिति थी उस व्यक्ति की, केवल फ़ोन की वजह से, है ना। फ़ोन बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है, बहुत खतरनाक चीज़ है। उनसे दूर रखा करो बच्चों को, बिल्कुल दूर रखा करो, है ना, इससे नहीं कोई कंप्रोमाइज़। तो इस प्रकार से वृद्धजनों के अकेलेपन में भी और वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं खासकर बेसिकली। अब देखो, पहले बच्चों के साथ खेलते थे वृद्ध व्यक्ति लोग, या उनके दोस्त यार पास पड़ोसी के साथ वो खेलते थे या उनसे बातचीत करते थे ना, इस तरह की एक्टिविटी कर लेते थे। लेकिन आजकल फ़ोन हो गया है, टेलीविज़न हो गया है, वो बेसिकली समय नहीं मिल पा रहा है किसी के पास। अब वृद्ध व्यक्ति क्या देखे, है ना, वृद्ध व्यक्ति क्या, अच्छा कुछ वृद्ध ऐसे भी होते भैया पूरा दिन भर फ़ोन लेकर रहते हैं, है ना, पूरे दिन भर फ़ोन देखेंगे वो लोग। लेकिन अभी मान लो वही, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग दूर करें आज से ही कम से कम, और छोड़िए समाज के बारे में छोड़िए, अपने घर से ही आप लोग शुरू करिए ये सारी चीज़ें। आगे हम बात करते हैं वृद्धों की समस्या के समाधान हेतु। अब देखो, अब ये जो समस्याएं थी, इन समस्या को आप कैसे वृद्ध व्यक्तियों का समाधान करोगे,
ये अब आपको देखना है। तो पहले, भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था वृद्धों को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करे, अतः इसके विघटन को रोकने का प्रयास करें। जो समस्या आप देख रहे थे, एकाकी की तरफ परिवार बढ़ रहा था, उसको रोकने का प्रयास करें। और सरकार से ये भी चीज़ें आप डाल सकते हो, मेल आईडी जो भी कर सकते हो, एक्शन भी कर सकते हो। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाएं और कैंप वगैरह लगाए जाएं समय समय पर, ताकि उनका सही तरीके से चेकअप वगैरह हो जाए। ठीक है, इस वो भी निःशुल्क, वो भी निःशुल्क होने चाहिए वृद्ध व्यक्तियों की समस्या के लिए, है ना। क्योंकि भाई उसने देश के लिए बहुत कुछ किया है, समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो अब वो समय आ गया है सरकार को या देश को कि उसका ऋण चुकता करे, है ना, वृद्ध व्यक्तियों के रूप में। आगे हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 में कहा गया, परंपरागत भारतीय समाज में सामुदायिक जीवन वृद्धों को उनकी किसी भी समस्या का एहसास नहीं होने देना चाहिए, अतः ऐसे सामुदायिक जीवन को पुनः मजबूत करने के उपाय भी होने चाहिए। मतलब आप देख सकते हो कि कम्युनिटी बहुत अहम रोल अदा करती है वृद्ध व्यक्तियों के लिए, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में विभिन्न प्रकार की जो है कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि वृद्ध व्यक्ति जो है अपनी समस्याओं का समाधान उस कार्यक्रम से वो बेसिकली कर सके। अब कार्यक्रम क्या हुआ, जैसे निःशुल्क वाला मैं बता रहा था अभी आपको ऊपर वाले पॉइंट में, तो कम्युनिटी के माध्यम से इस कम्युनिटी में आज जो है हेल्थ चेकअप करवा दीजिए उन वृद्ध व्यक्तियों को, ठीक है, और उनकी किसी भी समस्या का एहसास नहीं होने देता है कम्युनिटी। और कम्युनिटी में एकता होनी ज़रूरी है, कम्युनिटी बना के रहने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, ताकि कम्युनिटी में अगर व्यक्ति रहेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसके पास ये समस्या है और वो अकेला है ना, उसके साथ पूरी कम्युनिटी है ना। क्योंकि देखो शहर में तो बेसिकली क्या है, ये समस्या तो बहुत तीव्र गति से, अब आजकल क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो गया है। अब लोगों के पास समय नहीं है कि आपसे आप कोई बात करे, है ना, लोग अपने आप में बिजी हैं, तो थोड़ा समय निकालना चाहिए सभी लोगों को, है ना। आगे बात करते हैं, वृद्धों के लिए स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। जैसे देखिए आजकल पार्क में जिस तरीके से चलाया जा रहा है, कुछ एक पार्क में कुछ वो क्या बोलते हैं, जिम का जो नहीं होता है मशीन वगैरह, इस इंस्ट्रूमेंट लगा दिए गए हैं, है ना, वृद्ध व्यक्तियों के लिए। तो इस तरीके की जैसे साधन हैं, ये सब रिसोर्सेज हैं एक प्रकार के, वृद्ध व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए, है ना। उस तरीके की व्यवस्थाएं वगैरह पार्क में बना देनी चाहिए, ताकि वृद्ध व्यक्ति जाए तो वहाँ पे योगा वगैरह भी कर सके, बैठ सके वहाँ पर थोड़ा सा, और है ना अपने बारे में वो भी थोड़ा सा मनोरंजन या इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पे वो कर सके वो व्यक्ति, ठीक है। वृद्धों की समस्या के समाधान हेतु यह भी बहुत ही ज़रूरी है कि हम वृद्धावस्था को जीवन की अनिवार्यता के रूप में स्वीकार करें, ना कि उसे बोझ के रूप में स्वीकार करें, ठीक है, कर्तव्य के रूप में स्वीकार करें, ठीक है, ना कि ये बोझ हैं, ये व्यर्थ है, इस तरीके की चीज़ें ना अपने मस्तिष्क में लाए और ना ही किसी को लाने दें। समय समय पर वृद्धों के लिए विशेष आयोजन रखें, जैसे सामान्य ज्ञान का हो गया, खेल प्रतियोगिता हो गया, कार्य क्षमताओं का आयोजन हो गया, इस तरीके की एक्टिविटी भी आप रख सकते हैं, जिससे वो लोग बिजी रहेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया कि सरकार की ओर से वृद्धों के लिए वृद्ध होम, ठीक है, वृद्ध होम अभी बताता हूँ इसके बारे में, स्थापित करने चाहिए, जिससे समुचित सुविधाएं हो, और ऐसी संस्थाओं को सरकार की ओर से सहायता भी दी जानी चाहिए, है ना। ओल्ड एज होम होता है एक, ठीक है, अभी आगे मैं उसकी PDF बना रखा है 5-6 पेज का, आप उसमें देखेंगे, अच्छी पॉइंट है, क्योंकि ओल्ड एज होम से सवाल पूछे गए हैं, है ना। वृद्धों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिए, देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत कम प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था भी शुरू करनी चाहिए, ये इस तरीके से आप लोगों को उसकी मदद करनी है। वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि बढ़ाई जानी चाहिए, ये भी होना चाहिए, है ना, ये भी होना चाहिए। और शिक्षित वृद्धों के अनुभव का लाभ प्रौढ़ शिक्षा जैसी योजनाओं के लिए बेसिकली लिया जाना चाहिए। अंशकालीन का मतलब होता है कम समय का रोजगार भी दिए जाना चाहिए उनको, जैसे ये नहीं 8 घंटे का रोजगार, भाई 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए उनके एक सॉफ्ट रोजगार होना चाहिए उनके लायक, ताकि वो कर सके, है ना। ऐसे रोजगार भी प्रोवाइड कराना चाहिए उन लोगों को, ताकि वो लोग पैसे कमा सके और किसी के ऊपर वो निर्भर ना रहें, इंडिपेंडेंट रहें वो लोग। वृद्धों के लिए पारिवारिक माहौल की व्यवस्था की जानी चाहिए, पारिवारिक माहौल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आप जानते हो। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वृद्ध सदनों और पलायन जो है पालना घरों, क्रेच होम कहते हैं इसको, बेसिकली पालना घर या बेसिकली शिशुओं के लिए ज़्यादा यूज़ होता है क्रेच, है ना, लेकिन यहाँ पे वृद्ध सदनों और पालना घरों को मिलाकर एक ही स्थान पर संचालित करने की योजना बनाई है, जिसमें वृद्धजनों को बच्चों की गतिविधियों का आनंद मिल सके उनको, है ना, और वे जीवन का रस का संपूर्ण आनंद ले सकें, है ना, ये भी
पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने भी ऊपर चर्चा किया है, उन समस्याओं में किस तरीके से आपका रोल होना चाहिए, है ना। आप गुहार भी कर सकते हो, ये चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखेंगे। अब समस्या के समाधान के लिए एग्जामिनर सोच सकता है कि मैं प्रश्न पूछूं कि किस तरीके से इन व्यक्तियों की अगर समस्या आती है या कोई क्लाइंट आता है इस तरीके के आपके KGMU में, तो आप कैसे उसकी समस्या का समाधान करोगे। तो ये अप्लाइड टाइप का प्रश्न बनाएगा, ये नहीं कि मैंने जो बढ़ा दिया है, जो बोल दिया है, जो PDF में लिख दिया है यही आएगा। शब्दों का, हाँ, शब्दों का हेर फेर रहेगा, बट मीनिंग यही रहेगी जो मैंने अभी आपको बताया है, मीनिंग यही रहेगी। ठीक है, वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान के लिए मनोचिकित्सा किस प्रकार की सहायक है। देखिए, अगर परीक्षा में सवाल आ जाए कि वृद्धजनों की अगर समस्या का समाधान करना है तो उस परिस्थिति में कौन सी साइकोथेरेपी आप प्रयोग करोगे, या कौन सी वो साइकोथेरेपी है जो हेल्प करती है, तो मैंने अभी शुरुआत में बताया था CBT, है ना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसको बोला था इंग्लिश में। ठीक है, ये थेरेपी बहुत ही सहायक होती है, ये याद रखेंगे आप लोग, फैक्ट के रूप में। तो वृद्ध लोगों की सर समस्याओं, CBT में क्या क्या होता है सर? हाँ अभी बता रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ, आगे सुनिए। वृद्ध लोगों की समस्या के समाधान के लिए मनोचिकित्सा, खास तौर पर संज्ञानात्मक बिहेवियर थेरेपी, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, काफ़ी मददगार हो सकती है। CBT मनोचिकित्सा का एक रूप है सर, जिसका इस्तेमाल अक्सर वृद्ध लोगों के साथ किया जाता है। या जानते हैं, अवसाद, चिंता, अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन, चिंता का मतलब होता है एंजाइटी, और समस्याग्रस्त व्यवहार के इलाज में असरदार साबित हुई है। CBT में ना चिकित्सक, यानी आप सोशल वर्कर, चिकित्सक मरीज को उनके डर के कारण बनने वाले जो सोच पैटर्न है, जो चिंता उत्तेजक स्थितियां हैं, जैसे जो चिंता उनकी बार बार बढ़ रही है, उस प्रक्रिया को ये बदलने का मदद करती है CBT। ठीक है, तो यानी एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, या कोई भी समाज में जो असामाजिक व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, उन क्रियाओं में CBT एक अहम रोल अदा करती है वृद्ध व्यक्तियों के लिए। और वृद्ध व्यक्तियों के लिए सबसे अगर बेनिफिट कोई थेरेपी है तो वो है CBT, याद रखेंगे आप लोग, CBT बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है ये, है ना, और ये दिया भी जाता है ना, ये दिया भी जाता है। अब आगे देखिए, वृद्ध लोगों के लिए मनोचिकित्सा के अलावा मतलब CBT अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो मेडिकल सोशल वर्कर, तो उसके अलावा ये उपाय भी बड़े फायदेमंद होंगे। कौन से उपाय, सुनिए। सार्थक सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना, सार्थक का मतलब होता है सर पॉजिटिव, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। समाज में जो भी सकारात्मक सामाजिक गतिविधियां हैं उनमें उनको शामिल करना, जैसे कि मित्रता पहल और समुदाय और सहायता समूह, ठीक है, इनके माध्यम से भी जोड़ने का प्रयास कर सकते हो। रचनात्मक कला का समूह, रचनात्मक मतलब होता है कि आप कोई एक्टिविटी लगा दिया, आपने पेंटिंग कार्यक्रम चला दिया, आप पेंटिंग करें, योगा कार्यक्रम चला दिया आपने, योगा वहाँ पे करें, इस तरीके की चीज़ें। अवकाश और शिक्षा की सेवाओं को शामिल करना, स्वयं सेवा कार्यक्रमों में शामिल करना, स्वयं सेवा कार्यक्रम मतलब सेल्फ हेल्प वाला जो कार्यक्रम होता है उनमें खुद अपने से, अब हमने रैंडम दे दिया, रैंडम कोई एक्टिविटी करें, वो कोई भी एक्टिविटी रैंडम करें, इस तरीके की एक्टिविटी आप वृद्ध व्यक्ति उससे करवा रहे हो तो ये बड़ा फायदेमंद होता है। उसमें बेसिकली क्या करते हैं वृद्ध व्यक्ति लोग, इंजॉय लेते हैं, आनंद लेते हैं उसमें, है ना। तो अगर आनंद है, अगर खुश है, तो आधी बीमारी तो उनकी खुशी से दूर चली जाती है ना, ये भी बात ध्यान रखो, है ना। टेंशन में रहेंगे, अवसाद में रहेंगे, चिंता में रहेंगे तो और बीमारियां धीरे धीरे जकड़ लेगी। इसलिए वृद्ध व्यक्ति जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना बेटर रहता है। भेदभाव विरोधी नीतियां और कानून बनाना, भेदभाव विरोधी का मतलब होता है, देखिए, भेदभाव रहित नीतियां बनाना। ऐसा नहीं कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए भेदभाव होना चाहिए कोई, ऐसा नहीं, सबके लिए समानता होना चाहिए, है ना, इक्वलिटी की बात। आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, 14 आर्टिकल एक है जो बताता भी है सभी के लिए समानता का, है ना। और शैक्षिक हस्तक्षेप करना, अंतरपीढ़ीगत गतिविधियों जो है करना, देखभालकर्ताओं को राहत, देखभाल, सलाह, शिक्षा, वित्तीय सहायता और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप देना, इस तरह की क्रियाएं बेसिकली शामिल होती हैं वृद्ध व्यक्तियों की सहायता में, है ना। आगे बात करते हैं, देखो इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक थ्योरी और आती है, इसका ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आप लोगों से ECT पूछ सकता है, पूछ सकता है आपसे कि बताइए भैया ECT का पूरा नाम, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रो कॉल जो है कॉन्विल्सन, कॉनलिवसिव शब्द है, ये कॉन्लिवसिव शब्द है,
ठीक है, थेरेपी है ये, ठीक है, इसको ECT कहा गया है, ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। फुल फॉर्म इसका परीक्षा में आप लोगों से आ सकता है भाई, है ना, फुल फॉर्म आ सकता है। तो ECT होता क्या है, ये वृद्ध वयस्कों में ना अवसाद, अवसाद का मतलब डिप्रेशन होता है, अवसाद के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ये चीज़ें बेसिकली मैं पहले ही बता दिया था CBT में, क्योंकि CBT भी अहम रोल अदा करता है, तो CBT का एक छोटा भाई है समझो ECT, ऐसा आप कह लो। जब वृद्ध लोग साइड इफेक्ट या अन्य दवाओं के साथ होने वाले अंतःक्रियाओं के कारण पारंपरिक अवसाद रोधी दवाएं नहीं ले पाते हैं, जब अवसाद बहुत गंभीर हो जाता है, तो उस परिस्थिति में हम लोग यूज करते हैं इस थ्योरी को, ECT को, वहां पर फिर प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मान लीजिए उनके इस प्रकार की बुनियादी कुछ कामकाज हैं, जैसे खाना, नहाना, सजना संवरना में बाधा हो रही है, दैनिक जीवन की बात आ गई आपकी यहाँ पे, ADL एक्टिव डेली रूटीन आ गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप यहाँ पे ये थ्योरी लगा सकते हो, है ना। शहरों में दिया जाता है ये थ्योरी, शहरों में, ठीक है, ये चीज़ें थेरेपी वगैरह दी जाती है। 14 दिसंबर सन 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस बनाया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है आपके, ठीक है। तो 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको घोषित किया और कहा कि 1 अक्टूबर जो है प्रत्येक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाएगा, ऐसा बोला, है ना। और फिर यहाँ पर अच्छा ये वही बात है, रिपीट हो रही है। फिर 1991 में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को मंजूरी दे दी, ठीक है। सन 1922 का ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए कि यहाँ पे जो है एक शब्द कहा गया रेसिलियंस ऑफ ओल्डर्स पर्सन इन चेंजिंग वर्ल्ड, ये थीम बनाई गई थी, एक विषय कह सकते हो आप लोग, जब 2022 के थे। और अभी अभी जो हाल में 2024 बीता है, आज आपका 11 जनवरी 2025 है, अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2024 बीता है, उसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी कि एजिंग विथ डिग्निटी, विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल और सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ करना। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, एक GS का काम करेगा ये पॉइंट आपके लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद 2002 में एजिंग पर द्वितीय विश्व युद्ध सभा ने, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, द्वितीय विश्व सभा ने एजिंग पर जो है मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन को अपनाया था, ये 2002 में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आप सबके लिए, ठीक है, ये भी। या 21वीं सदी में बुजुर्ग लोगों के सामने आने वाले अवसर और चुनौतियों को दूर करने और समझने और सभी उम्र के लोगों के लिए समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था ये 21वीं सदी में प्रोग्राम या कार्यक्रम। उसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाएगा या मनाया, ठीक है, मनाया हो गया, यहाँ पे मनाएगा तो भविष्य होता, 2025 अगर मैं लिखता तो ठीक था यहाँ पे, ठीक है, तब मनाएगा। आगे देखिए वर्ष 2024 में, अच्छा ये तो थीम मैंने अभी आपको बता दिया ऊपर भी। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस या दिवस वृद्ध लोगों द्वारा दिए जाने वाले या दिए गए योगदान को मान्यता देने तथा समावेशी और आयु अनुकूलन समाज की आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये थोड़ी सी पॉइंट थी उसके संदर्भ में, पॉजिटिव के संदर्भ में। 14 अक्टूबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा नामित हुआ यह दिवस, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वर्ष भी ध्यान रखेंगे। वृद्धावस्था पर वियना, देखिए यहाँ पर वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना 1982 और वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों पर आधारित है। ये भी आप ध्यान रखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस रहा है वो उस क्रिया की बात यहाँ पर बताने का प्रयास, ठीक है। अभी सर वो 14 दिसंबर था सर, क्या बता रहे हो सर? क्या बता सर वो 14 दिसंबर अभी वो क्या था सर 1990 अच्छा यूएनए ने यहाँ घोषित पे, किया था। हाँ यहाँ जो आप लोगों को रिप्रेजेंट किया गया, वियना का नाम रिप्रेजेंट किया है, अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना का नाम रिप्रेजेंट किया गया संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है। तो 14 दिसंबर 1990 को जो मैं बता रहा था वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया था, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। जी सर, यहाँ वियना का परिचय रखना होगा। प्रतिबद्धता और वैश्विक
ढांचा देखिए, थोड़ा सा म्यूट रहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी और सभी को भी। तो संयुक्त राष्ट्र का स्वस्थ आयु दशक जो माना गया, स्वस्थ आयु दशक, वो 2021 से 2030 तक माना गया। अच्छे स्वास्थ्य देखभाल पर सतत विकास एक लक्ष्य रहा है, जो 3 अभी आपने पेपर में देखा, यूजीसी नेट में पूछा था कि मातृत्व सहायता की अगर बात किया जाए तो स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य की बात किया जाए तो बताइए एसडीजी का कौन सा गोल आएगा। तो पेपर में आया था लक्ष्य 3। वैसे ये भी पूछ सकता है कि यदि वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर आता है एसडीजी, तो बताइए वो लक्ष्य कौन सा आएगा। तो अभी आप कहोगे कि वो लक्ष्य आएगा 3। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत ने वर्ष 1999 में वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति तैयार की और मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था कार्य योजना 2002 पर हस्ताक्षर करता भी है ना। तो यहाँ पर ये शब्द आप ध्यान में रख सकते हो कि 1999 में वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ जो बात हुई है नेशनल पॉलिसी ओल्डर, है ना, ओल्डर पर्सन, तो वो वृद्ध व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति की मैं बात कर रहा हूँ। ये 2002 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था कार्य योजना पर इसने हस्ताक्षर किया। ठीक है, फिर दिसंबर 2023 तक भारत में 153 मिलियन बुजुर्ग व्यक्ति 60 प्लस 2023 तक, ऐसी बात बताने का प्रयास हो रहा है, जिसके वर्ष 2050 तक में 337 बिलियन तक जो है बढ़ने का अनुमान है। देखिए ये एक डेटा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग इसको नोट करें और इसको जो है ध्यान में रखें, क्योंकि केवल आप पढ़ाई के दृष्टिकोण से इसको समझे रखें, केवल परीक्षा में ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखें। जो लगभग कुल जनसंख्या का 20.8% होगा, है ना, ये चीज़ है 2050 तक में, है ना। वैश्विक स्तर पर बुजुर्गों की आबादी वर्ष 1980 की तुलना में लगभग 260 मिलियन से बढ़कर 2021 में 761 मिलियन हो गई थी। अनुमानता ये बताया जाता है कि यह वर्ष 2021 में 10% से बढ़ के 2050 तक में 17% हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, ये डेटा है एक प्रकार का, है ना। आगे बात करते हैं साल 1999 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया, ये बात आप जानते हैं। इसके अलावा 1 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता हो गया है। ये 1990 की भी मैंने आपको बता दिया है। इस दिवस को वृद्धावस्था से जुड़े जो संगठन है, जो संयुक्त राष्ट्र वृद्धावस्था कार्यक्रम है, वो मुख्य उद्देश्य का पार्ट रहा है ना। देखिए इस दिन वरिष्ठ नागरिकों और उसके परिवारों का सम्मान करना, इस दिन वरिष्ठ नागरिकों के हितों की चर्चा करना, इस दिन वृद्धाश्रमों में कई तरह के आयोजन करना। भारत ने साल 1999 में वृद्ध व्यक्तियों पर एक राष्ट्रीय नीति, जैसे कि ये मैंने अभी आपको बताया, तैयार किया, है ना, नेशनल पॉलिसी ओल्डर पर्सन तैयार किया। भारत मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था कार्य योजना 2002 पर हस्ताक्षर भी कर दिया। ठीक है, वृद्धजनों के वृद्धजन होने की पात्रता बताता है। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 60 से 74 वर्ष की आयु होने वाले वृद्धजन माने जाते हैं, ये WHO बताता है। आगे और क्या कहता है, कहता है कि वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या वृद्धजन वर्ग को संक्रमण की आयु के आधार पे 60 वर्ष निर्धारित कर दिया। लेकिन इसको देखो किस तरीके से 3 भागों में डिवाइड किया है, जानते हो 3 भाग, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ नीचे स्लाइड पर, देखिए ये 3 भाग। जो युवा वृद्ध हैं वो 60 से 75 वर्ष की आयु के बीच वाले हैं, तो उनको युवा वृद्ध कहोगे आप। ठीक है, और जो ओल्ड वृद्ध है, ठीक है, यानी वृद्ध हैं, तो वो 75 से 85 वर्ष की आयु के बीच। ये कौन बताता है, ये WHO बोलता है। ठीक है, और जो अत्यंत वृद्ध है वो 85 प्लस हैं, वो अत्यंत मतलब वेरी ओल्ड है, ये WHO कहता है। तो विश्व जनसंख्या डेटा शीट 2002 में 65 आयु वर्ग के जनसंख्या को वृद्ध जनसंख्या माना गया है। 2002 में जो जनसंख्या डेटा हुआ था उसके आधार पर बताया गया है। भारतीय संदर्भ में कहा गया कि किसी व्यक्ति को वृद्ध के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से भारत की जनगणना के द्वारा 60 वर्ष की आयु को अपनाया गया है। 60 वर्ष, मैं आपको पहले भी बता दिया था, वृद्धावस्था की आयु 60 वर्ष। ठीक है, ये 7 शब्दों में क्लासिफिकेशन भी की गई है WHO के द्वारा, जो सरकारी क्षेत्र में सेवानिवृत्ति की आयु के साथ भी संगत है ना, ये तो आप जानते भी होंगे, है ना। आगे वृद्धजनों आबादी के संदर्भ में कुछ कानूनी प्रावधान है, जैसे अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 46,
41 एक आर्टिकल है, और एक आर्टिकल आपका आता है 46। ये दो टाइप के आर्टिकल्स हैं जो वृद्धजनों के संदर्भ में है। अच्छा, 41 आर्टिकल जानते हो, अच्छे प्रशासन का अधिकार देता है। ठीक है, ये बताने का प्रयास किया गया है 41 में। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसके मामलों को संघ की संस्था, निकाय, कार्यालय और एजेंसी के द्वारा निष्पक्ष और उचित समय के भीतर निपटाया जाए। ये आर्टिकल 41 कहता है अच्छे प्रशासन के संदर्भ में उसके अधिकारों को लेकर। जो 46 कहता है वो कहता है कि समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए, वो आर्टिकल 46 बताता है। और ये आर्टिकल 41, 46 जो है वो डीपीएसपी के रोल है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कानून के तहत प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन यह किसी भी कानून के निर्माण के समय राज्य का एक सकारात्मक दायित्व सौंपते भी है। हिंदू विवाह और दत्तक ग्रहण एक अधिनियम है 1956 की धारा 20 है। उसमें क्या बोला गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। 20 वाली धारा, माता पिता के भरण पोषण और बाध्यकारी प्रावधान को बनाया गया है धारा नंबर 20 में। फिर दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की बात करते हैं धारा 125 के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध माता पिता अपने बच्चों के भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। वहीं माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एक अधिनियम है। ये अधिनियम 2007 का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार रिपीट है मेडिकल सोशल वर्क में, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। बच्चों या उत्तराधिकारों के लिए अपने माता पिता, परिवार के वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का उद्देश्य रखता है। ये पॉइंट यानी याद रखना है आपको, किसमें, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए आगे, भारत में वृद्धजनों आबादी को लेकर कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां का मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सामने, है ना, उसको कहा गया है चुनौती। ठीक है, तो दैनिक जीवन की गतिविधियों को लेकर बाधा बताया, ये चुनौती का पार्ट रहा। जैसे मान लीजिए जिसमें नहाने धोने, कपड़े बदलने, भोजन करने या चलने फिरने या बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियां बाधाओं के रूप में अनुभव करते हैं व्यक्ति, तो ये एक प्रकार की चुनौतियां हैं। ऐसा बताया जाता है लगभग 20% ऐसे लोग हैं जो दैनिक जीवन की गतिविधि करने में उनको प्रॉब्लम होती है। अपने भारत में 20% लोग ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं अभी भी, है ना। आगे की बात करते हैं तो अकेले रहने वाले, पर्याप्त पारिवारिक सहयोग के बिना रहने वाले वृद्धजन प्रायः एडीएल का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी डेली लिविंग, बाधाओं से जूझते रहते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्वतंत्रता क्या हो जाती है, छीड़ हो जाती है, यानी कम हो जाती है। ठीक है, और देखभाल सेवाओं की आवश्यकता क्या हो जाती है, वहाँ पर बढ़ जाती है, वहाँ पर उनकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, दूसरा है बहुरुग्णता, मल्टी, आप यहाँ पे इलनेस का भी नाम दे सकते हो और मोरबिलिटी का नाम भी दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इलनेस का मतलब होता है रुग्णता, यानी बीमारी एक प्रकार का, आप ऐसा कह सकते हो। अब जाहिर सी बात है कि अगर वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे जब कार्य क्षमता कम हो जाती है तो उसको देखो, एक तो आंख की भी प्रॉब्लम आ गई, दांत गिर रहा है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाती है खाने पीने को लेकर, है ना। जाहिर सी बात है पौष्टिक आहार वगैरह नहीं ले पाते होंगे, है ना। फिर उसके बाद कान से कम सुनाई देता है, ये भी एक प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है। चलने फिरने में प्रॉब्लम, यानी घुटने में प्रॉब्लम आ जाती है, हाथ पैर में प्रॉब्लम आ जाती है, जकड़न रहती है। ठीक है, बीपी हो गया, शुगर हो गया, इत्यादि विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो आप ये कह सकते हो मल्टी रुग्णता का पार्ट वृद्ध व्यक्तियों को हो जाता है ऐसे में। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक रिपोर्ट LASI की, पेपर में मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा ये सवाल, क्योंकि मैंने यहाँ आप लोगों से बहुत डीप में ये सवाल, ये जो टॉपिक मैंने लिया है वृद्धावस्था का, बहुत डीप में आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया हूँ। तो भारत में एक लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया है। इसको शुद्ध हिंदी में अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोग ये कह सकते हैं भारत में अनुदैर्य उम्र बढ़ने का सर्वेक्षण। अनुदैर्य, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अनुदैर्य। तो यह भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वेक्षण है, या सर्वेक्षण है या सर्वे है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 75% में वृद्ध आबादी एक या एक से अधिक दीर्घकालिक बीमारी जैसे उच्च रक्तचाप हो गया, मधुमेह हो गया, गठिया रोग हो गया, हृदय रोग हो गया इत्यादि लोग इससे जो है पीड़ित है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। और ये बेसिकली भारत का पहला है और दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे माना जाता है इसको, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिए गरीबी है, ये भी बात आप जानते हो। आर्थिक असुरक्षा वृद्धजनों के लिए कहीं ना कहीं एक अहम रोल अदा करता है ना, इस संदर्भ में। तो इंडिया एजिंग एक रिपोर्ट आई 2023 में, है ना, 2023 में आई थी, और कहा गया कि भारत में लगभग 40% से अधिक वृद्धजन जो है निर्धनतम वर्ग में शामिल हैं, जिसमें लगभग 18.7% के पास आय का कोई साधन ही नहीं उनके पास है। ये रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग बताया गया है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी आप लोग क्लास समाप्त होने के बाद पीडीएफ जरूर सीन करिएगा, या तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस है, ताकि ये जो वृद्ध अवस्था के संदर्भ में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ जहाँ बोल रहा हूँ, यदि प्रश्न बने तो आप सही तरीके से कर सको इसको, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी पीडीएफ है थोड़ी सी, लेकिन अच्छी क्लासेस है ये, है ना, वृद्ध व्यक्ति के संदर्भ में। बदलती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकता की अगर हम बात करते हैं, तो यह एक ऐसी जननांकी या जनसांख्यिकी जहां वृद्धजनों की वृद्धि दर युवाओं की वृद्धि दर से कहीं अधिक है ना, और वृद्धजनों को गुणवत्तापूर्ण जो है वहनी और सुलभ स्वास्थ्य एवं देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती का पार्ट भी रहा है। अच्छा, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो इसको आप हटा सकते हो, है ना। यहाँ पर देखिए, ये घर विशेष चिकित्सा सेवा आवश्यकता होती है, थेरेपी वगैरह उनको दी जाती है, ठीक है। ग्रुप में, टोली का मतलब होता है ग्रुप में, होम जो है कंसल्टेशन का मतलब होता है एक प्रकार से उनकी मदद करना या उनकी सेवाएं देना उनको कंसल्टेंस के माध्यम से। फिजियोथेरेपी होता है, जैसे मतलब पैरों वगैरह में दिक्कत है, कोई बोन्स में प्रॉब्लम्स है, उसको वहाँ पर फिजियोथेरेपी वगैरह दी जाती है। पुनर्वास सेवाएं वो होती हैं रिहैब करना, है ना, एक प्रकार से उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करने की बात करता है। फिर मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में परामर्श हो गया, उपचार यानी ट्रीटमेंट हो गया, डायग्नोसिस सेवाएं हो गई, है ना। फार्म्यूस जो है फार्मास्यूटिकल एक सर्विसेज होती हैं, जो बेसिकली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जैसा ही पार्ट ये शामिल होता है, उसके अंतर्गत भी ये शामिल किया गया है, ठीक है, उसी के जैसा होता है, ठीक है। सामाजिक मुद्दे हैं, शिक्षा में निम्न स्तर है, ये बात देख सकते हो। सामाजिक सांस्कृतिक धारणाएं, कलंक, संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं को कम भरोसा, इस तरीके की चीज़ें भी कहीं ना कहीं देखने को सामाजिक मुद्दों में भी मिला है, ठीक है। उसके बाद अंतर्निहित और लैंगिक आधार, इसको आप हटा दीजिए, है ना, लैंगिक आधार। अपर्याप्त कल्याणकारी सेवाएं, है ना, इसको भी हटाइए। अब देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाया, है ना, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना, इसके संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं, जरा ध्यान समझिएगा। आयुष्मान एक कार्ड है, बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग 49% महिलाएं हैं और कुल अधिकृत अस्पतालों में लगभग 48% प्रवेश है। योजना की शुरुआत से दिसंबर 2023 तक लगभग 28.45 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिसमें लगभग 9.38 करोड़ आयुष्मान कार्ड वर्ष 2023 के दौरान बनाए गए, ठीक है। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि कितने कार्ड बनाए गए, कितने कार्ड नहीं बनाए गए, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि आयुष्मान योजना किससे संबंधित है, तो आप ये जरूर वृद्ध व्यक्ति के संदर्भ में बता सकते हो। आगे देख सकते हो कि प्रधानमंत्री जो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, इसी के संदर्भ में बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत कब हुई जन आरोग्य योजना के, तो इसी सरकार के द्वारा, पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना रही। 2018 में 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और केयर, डे केयर, उपचार, दवा और निदान, एक बार स्लाइड ऊपर कर दीजिएगा सर, एक बार। हाँ एक बिल्कुल, बार बस की और ऊपर करो, प्रीवियस स्लाइड। हाँ सर, ठीक इसका है। टाइम क्या था सर, कब 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 समय, किस समय लॉन्च हुआ था सर? देखिए, PM ये जो है। आप, हाँ, ये जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना रही, ये 2018 में लॉन्च किया गया है। इसकी जो देखभाल की प्रक्रियाएं रही हैं वो स्टेटमेंट के आधार पे आप कह लीजिए, या आप उससे कहिए किस्तों के रूप में प्रोवाइड, किस्तों के रूप में बेसिकली इसको प्रोवाइड कराई गई हैं। तो वो प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक देखभाल के प्रति 5 लाख रुपए की बीमा की राशि प्रोवाइड कराई गई है इसमें 2018 वाले में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा इसके संदर्भ में, ठीक है। कौन सी योजना है ये? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री, हाँ, जन
आरोग्य योजना है ना, ये चीज़ जरूर देखेंगे। 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में ये योजना लागू हो गई थी। वित्त मंत्री थे अरुण जेटली महोदय, उसी ने इस योजना की घोषणा की थी। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा कुछ पहल की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये याद रखिएगा। SACRED, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पोर्टल है। ये पेपर में एक तो ये पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इसको शुरू किया। चलो सही है, ये पॉइंट अगर आता है तो सम्मिलित कर लोगे। दूसरा, इसका अगर फुल फॉर्म पूछता है तो आप सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, ये इसका पूरा नाम है। यह अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, उसी के समय इसको जो है बेसिकली लॉन्च किया गया था। इस योजना को आप ऐसा कह सकते हो, इस कार्यक्रम को, है ना। तो सीनियर एबल सिटीजन फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी एक ऑनलाइन रोजगार विनिमय मंच है। इसका मकसद है कि वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार और अवसर मुहैया कराना है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ एक तो फुल फॉर्म याद रखना है, दूसरा ये किसके द्वारा चलाया गया है, तीसरा इसका वर्ष याद रखना है। बस स्पष्ट हो गया तो एक बार क्लियर करिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आसान चीज़ें हैं, आपको पता भी होनी चाहिए। यह पोर्टल अटल वयो अभ्युदय योजना, एक बार पेपर में यूजीसी में क्वेश्चन आ गया कि अटल वयो अभ्युदय योजना किससे संदर्भित है, तो वरिष्ठ लिखा हुआ था, महिला लिखा हुआ था, बच्चे लिखा हुआ था, दिव्यांग लिखा हुआ था। वयो से वृद्ध व्यक्ति या वरिष्ठ नागरिक जरूर आप लोग वहाँ पे सम्मिलित अवश्य कर सकते हो। तो इसके तहत बेसिकली ये पोर्टल आता भी है, और यह पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों की ज़रूरतों और चिंताओं को पूरा करने का मदद करता है। ठीक है, ये पोर्टल। आगे अगर हम बात करते हैं, एक आता है जो है एल्डर लाइन, है ना। ये वरिष्ठ नागरिकों का पहला अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर 14567 है। हो सकता है मेडिकल सोशल वर्क में इस बार ऐसा सवाल दिख जाए कि टोल फ्री नंबर बताओ, तो याद होना चाहिए 14567। ठीक है, यहाँ पे सेज एक शब्द आता है, सेज की बात करते हैं तो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है। ये एक पोर्टल है। ये विश्वसनीय स्टार्टअप्स के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, उपयोगी उत्पादों और सेवाओं का प्रदान करने वाला एक वन स्टॉप एक्सेस होता है या होगा, इस तरीके की चीज़ें माना गया है। तो 4 जून 2021 को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की श्री थावर चंद गहलोत ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से वरिष्ठ या बुजुर्ग नागरिकों के लिए सेज जो है कार्यक्रम चलाया। सेज का पूरा नाम सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ है। कब चलाया? 2021 में चलाया। किसने चलाया? गहलोत महोदय ने चलाया। किसके थ्रू चलाया गया? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर एक और शब्द आ रहा है IPOP, वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम है। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, एक प्रकार का आप कह सकते हो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये, और इसे वृद्ध व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिकों की समस्या के समाधान हेतु उद्देश्य को ये लागू किया गया। सन 1992 में इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था IPOP को। तो कुछ योजनाएं भी हैं, है ना, हमें वो भी वृद्ध व्यक्तियों के संदर्भ में पता होना चाहिए। ऐसी योजना आप पढ़ोगे आगे, महिलाओं के संदर्भ में भी, बच्चों के संदर्भ में भी योजनाएं भी याद रखना है। बहुत सारी योजनाएं हैं और याद रखना है, योजनाओं से भी परीक्षा में सवाल आता है, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना, देख सकते हो, या वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के लिए वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र का योजना है, जो कोष का वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था, यानी 2016 में ये योजना बेसिकली लॉन्च की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे एक योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, वृद्धावस्था में दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मई 2017 में इस योजना को शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को लेकर। ठीक है, इसको भी। फिर उसके बाद वयोश्री सम्मान योजना, ये 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सराहनीय सेवा प्रदान करने वाले संस्था और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उत्तम सेवाओं और उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है। किसमें? वयोश्रेष्ठ सम्मान दिया जाता है, और ये बेसिकली सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 2005 में स्टार्ट किया था, वयोश्री सम्मान योजना। ठीक है, और देख सकते हो यहाँ पे 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में इसको बेसिकली लाया गया है।
राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में कौन सी योजना वृद्ध व्यक्तियों के लिए लाया गया है? तो आप कह सकते हो वयोश्रेष्ठ सम्मान वाली योजना। कब से? 2013 में। ये चुलाई कब गई थी? 2005 में। किसके द्वारा चलाई गई? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, बहुत सारे सवाल बनते हैं इन सब चीज़ों से। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण एक है, अधिनियम है, ये 2007 का है। मुख्य उद्देश्य माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के उनके कल्याण की आवश्यकता पर आधारित रखरखाव, देखभाल इत्यादि चीज़ों को शामिल किया गया। इसी अधिनियम का संशोधन हुआ था 2019 में। 2019 में इसका संशोधन का पार्ट भी हुआ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ओल्ड एज होम, देखिए यहाँ पर देख सकते हो कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए कल्याण अधिनियम 2007 है। ये याद रखना है, आपको पता ही है। अब तो राज्य सरकार के सुलभ संस्थानों में ओल्ड एज होम स्थापित करने की अनुमति देता है ये। ठीक है, ये अनुमति यही देता है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ वर्षों के लिए जब वृद्धाश्रम बेसिकली स्थापित किए गए, ओल्ड एज होम। 1911 में पहला वृद्धाश्रम राजा वर्मा वृद्धाश्रम कोचीन के राजा के द्वारा केरल में त्रिशूर में स्थापित किया गया था। पहला था ये ओल्ड एज होम। 1963 में महाराष्ट्र में वृद्धावस्था सामान्य योजना के रूप में शुरू किया गया था। 1963 में महाराष्ट्र में मतोश्री वृद्धाश्रम शुरू किया गया 1995 में। वृद्धाश्रम से वृद्धावस्था से जुड़ी कुछ योजना और घटनाएं हैं, है ना। पेंशन या उसका उदारीकरण साल जो है 1987 रहा है। 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को 17 जून 1987 से 100 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलने लगी थी, है ना। ये और भी योजनाएं, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना 1 जुलाई 1991 में शुरू किया गया था ये योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना जो शुरू की गई थी ये 1995 में शुरू की गई थी। ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए, सारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने 1999 में वृद्ध नागरिकों की जुड़ी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2002 में मैड्रेक्स अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था कार्यक्रम को अपनाया था। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी इसके बारे में। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को हुई थी। ठीक है, यहाँ अब आपकी ये क्लास होती है फिनिश। वृद्ध से संबंध में यदि आपने ये PDF 66 पेज की है, आपने अच्छे से देख लिया, एक बार और इसकी वीडियो देख लिया, तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 ही प्रश्न आएंगे। वो भी अगर फैक्ट के रूप में आए तो भी आप कर लोगे, यदि वो अप्लाइड के रूप में यानी कॉन्सेप्चुअल के रूप में आएगा तो भी आप कर लोगे। लेकिन प्लीज़ एक बार इसकी वीडियो या आप इसकी एक बार क्लास जरूर देख लीजिएगा, तब जाके आपको वो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। बाकी आगे जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और नाम आएगा तो मैं रिपीट करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, कुछ आपको डाउट है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताएं। अब बताएं सर ये